हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिटिकल रीजनिंग से जो रिलेटेड थे हम डिस्कस कर चुके हैं। एजम्पशंस, इन्फरेंसेस, कंक्लूजन्स, ये सब कुछ आपको एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्रिटिकल रीजनिंग की, वहां पर मिल जाएगा। फैलेसीज भी हमने डिस्कस करी हैं और साथ ही साथ फैक्ट, इन्फरेंसेस और जजमेंट के क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किए हैं। आज कुछ क्वेश्चंस फिर से लाया हूं रिवाइज करने के लिए। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, चाहे वो बैंक पीओ मेंस के क्वेश्चंस हो, चाहे वो क्लैट का लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हो। अदर लॉ एग्जाम्स में भी लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग के सवाल आते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन जो होगा वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं हम हमेशा डायरेक्शंस के साथ। तो in the questions below, given below, a concept is explained followed by 5 options. Which of the given options illustrate the given concept and mark the answer accordingly? आपको ये बताना है कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दिया है, यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया है, वो हमारे जो दिए हुए ऑप्शंस में से किसको इलस्ट्रेट करता है। ठीक है, हमने इलस्ट्रेशंस भी देखे हुए हैं, इलस्ट्रेशंस जहाँ पर कोई एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को समझाया जाता है। चलिए पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या दिया है। तो रीड करते हैं कॉन्सेप्ट को। स्टॉकहोम सिंड्रोम इज अ साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ आपको हाईलाइटेड भी दिया है, स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में बता रहे हैं। इसकी एक डेफिनेशन बताई गई है कि इट इज अ साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ये आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है। इट अकर्स व्हेन हॉस्टेजेस और अब्यूज विक्टिम बॉन्ड विद देयर कैप्टर्स और अब्यूजर्स। बड़ी विचित्र सी एक घटना है जहाँ पर जो हॉस्टेजेस होते हैं या कोई विक्टिम होता है, जैसे आप बैंक रॉबरी होती है वहाँ पर हॉस्टेज बना लिया जाता है, या कोई किडनैपिंग होती है वहाँ हॉस्टेज बना लिया जाता है। तो वहाँ पर जो आपका कैप्टर होता है, यानी जो अब्यूसर होता है, जिसने आपको पकड़ के रखा होता है या जिसने आपको एब्डक्ट करके रखा होता है, उसके साथ एक बॉन्डिंग बन जाती है विक्टिम की। बड़ी स्ट्रेंज सी ये घटना है ये। और ये जो एक्सप्लेनेशन है आप पढ़ सकते हैं, आप यहाँ दिया हुआ है दिस साइकोलॉजिकल कनेक्शन डेवलप्स ओवर द कोर्स ऑफ डेज, वीक्स, मंथ्स और इवन ईयर्स ऑफ कैप्टिविटी। यानी कि अगर आपको कोई कुछ दिन के लिए या कुछ सालों के लिए या महीनों के लिए भी अपने पास अगर एब्डक्ट करके रख लेता है, तो एक साइकोलॉजिकली बॉन्डिंग बन जाती है कैप्टिव की। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो घटना है या इस तरीके के साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को हम स्टॉकहोम सिंड्रोम बोलते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका हो। इसकी एक बैकग्राउंड स्टोरी है जो कि स्टॉकहोम सिटी से रिलेटेड है। वहाँ पर एक बैंक रॉबरी हुई थी। मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, बस हमें ये समझना है कि इस सिंड्रोम का क्या फंडा है वो हम समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ और इन्फॉर्मेशन दी है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन ऐसी है जो कि उस पर्टिकुलर, या इलस्ट्रेशन ऐसा कौन सा है जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बिल्कुल सूट करता है, स्टॉकहोम सिंड्रोम को। तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे हम। स्वीडिश पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग अ वुमेन इन हर 70s सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग केप्ट हर सन लॉक्ड अप रिपोर्टेडली फॉर 28 ईयर्स इन एन अपार्टमेंट साउथ ऑफ स्टॉकहोम। यहाँ पर स्टॉकहोम से रिलेटेड एक और घटना बताई गई है जहाँ पर स्वीडिश पुलिस ने एक वुमेन को इन्वेस्टिगेट किया जो कि अपने ऑलमोस्ट 70s की एज में थी, और उसने लगभग 28 साल तक अपने बेटे को कैद करके रखा। क्या ये हमारे कॉन्सेप्ट से मिलता है कहीं पे भी? क्या आप इसको इको कर पा रहे हैं? काफ़ी हद तक ये कहीं से भी इको होता हुआ नहीं दिख रहा। हाँ, स्टॉकहोम का नाम आप ले रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्सेप्ट स्टॉकहोम से रिलेटेड है यहाँ पर, तो बिल्कुल भी नहीं। स्टॉकहोम सिंड्रोम कहीं से भी नहीं दिखा मुझे यहाँ पर। चलिए देखते हैं बी ऑप्शन क्या कहता है। 2 men held 4 people hostage for 6 days after a bank robbery in Stockholm, Sweden. After the hostages were released, they refused to testify against their captors and even began raising money for their defense. अब यहाँ पर क्लियरली ये बताया गया है कि जब हॉस्टेजेस को रिलीज करा लिया गया बैंक रॉबरी के दौरान, तो उन्होंने जो अपने कैप्टर्स थे जिन्होंने उसे कैद करके रखा था, उनके लिए टेस्टिफाई करने के लिए रिफ्यूज कर दिया, यानी कि वो गवाह बनने के लिए रिफ्यूज कर दिया उन्होंने। और यहाँ तक कि उनके डिफेंस के लिए उन्होंने उनके लिए पैसे भी जमा करना शुरू कर दिए ताकि वो अपना केस लड़ पाएं। आप समझ सकते हैं किस तरीके का साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ये। आप एक हॉस्टेज हैं और फिर भी अपने कैप्टर के लिए एक आपके अंदर एक तरीके की दया है और उसको आप दिखा रहे हैं। तो एक तरीके का स्टॉकहोम सिंड्रोम क्लियरली दिखता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं सी ऑप्शन क्या कहता है। इन 1933 4 men held 25-year-old Mary at gunpoint, chained her to walls in an abandoned farmhouse and demanded ransom from her family. When she was released, she struggled to name her captors in their subsequent trial. She also publicly expressed sympathy for them. अब आप देख सकते हैं यहाँ सिंपैथी दिखाई उसने। आपको 25 ईयर एक लड़की थी मैरी,
इसको गन पॉइंट पर 4 लोगों ने चेन करके वॉल से रखा, अबैंडन कर एक फार्म हाउस में। 1933 की घटना है ये, और यहाँ तक कि उसकी फैमिली से पैसा मांगा गया, किडनैपिंग की गई है, उसकी एब्डक्शन किया गया है, और जब उसको रिलीज किया गया तो उसने उनका नाम बताने से घबराई वो, और यहाँ तक कि उनके लिए सिंपैथी भी दिखा दी उसने। तो एक तरीके का स्टॉकहोम सिंड्रोम फिर देख सकते हैं, एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिला है हमें यहाँ पर। तो काफी हद तक बी और सी दोनों क्लियर आंसर दिखते हैं। क्या ऑप्शन में ऐसा दिया है? ऑप्शन डी कहता है बोथ ए एंड बी। ये नहीं हो सकता, क्योंकि ए में हमें वो चीज नहीं दिखी, ये कॉन्सेप्ट क्लियरली नहीं दिखा। हाँ, बी और सी एकदम क्लियर आंसर्स होंगे। बहुत ही आसान सवाल था, आप समझ सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट दिया था और आपसे सिर्फ एग्जाम्पल से उसको इलस्ट्रेशन से मैच करना था। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए थे तो बहुत ही आसानी से आप इस सवाल को कर सकते थे। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन ई। और अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आंसर ई मैंने दिया हुआ है यहाँ पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मॉडरेट मैंने जरूर यहाँ लिखा है, लेकिन थोड़ी सी इमेजिनेशन का इस्तेमाल आपको करना पड़ सकता है यहाँ पर। चलिए, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी आप देखेंगे डायरेक्शन। इन दी क्वेश्चन बिलो गिवन बिलो अ पैसेज इज गिवन फॉलोड बाय 7 स्टेटमेंट्स। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको लगभग 7 स्टेटमेंट्स दिए हैं इस पैसेज के बाद, और आपको फिर उसके बाद कुछ सवालों के आंसर देने हैं। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या दिया है। अ टैटू इज मोर देन जस्ट अ पीस ऑफ आर्ट एंड अ वे टू असर्ट योर पर्सनल स्टाइल। ये तो हमें पता है, बहुत से लोग आजकल टैटू का इस्तेमाल करते हैं, एक तरीके की पीस ऑफ आर्ट है, और अपने पर्सनल स्टाइल को एम्ब्रेस करने के लिए, किसी तरीके से असर्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। इट्स अ मेडिकल प्रोसीजर टू। यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि जो टैटू हम लगा रहे हैं अपने शरीर पे, वो एक तरीके का मेडिकल प्रोसीजर है। बिकॉज द आर्टिस्ट यूजेज अ नीडल टू इंसर्ट द इंक अंडरनीथ योर स्किन। आपके स्किन के नीचे उसको टैटू को बनाया जाता है ताकि वो कभी हटे ना, रिमूव ना हो। तो स्किन के नीचे की प्रोसीजर है। एनी टाइम यू ओपन द स्किन यू लीव योर सेल्फ वनरेबल टू स्कारिंग एंड इन्फेक्शन। बिल्कुल, अगर हम अपनी स्किन को कट थ्रू ओपन करेंगे तो हमें 101% पता है कि हमारे लिए कुछ इन्फेक्शंस या आ सकते हैं, एक तरीके की स्कैरिंग वहां पे हो सकती है, किसी तरीके की स्किन डिजीज आपको मिल सकती है। तो एक चीज तो माइंड में हमारे पहले ही क्लिक करती है कि अगर इस तरीके का कुछ हम करने जा रहे हैं, एक मेडिकल प्रोसीजर अपनी बॉडी के साथ करने जा रहे हैं, तो हमें ध्यान तो बहुत कुछ रखना होता होगा। चलिए देखते हैं क्या बताया गया है अगली 7 स्टेटमेंट्स में। पहली स्टेटमेंट देखते हैं। केयरिंग फॉर योर टैटू कैन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू योर स्किन एंड एंश्योर दैट द टैटू हील्स प्रॉपरली। अगर आप अपने टैटू का ध्यान रखते हैं तो आप अपने जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं रिलेटेड टू स्किन। ये तो हमने देखा, ये तो हम समझ सकते हैं। एंड इंश्योर दैट द टैटू हील्स प्रॉपरली। उनकी टैटू लगाने के बाद हमें उसका केयर करना पड़ेगा, तभी वो हील होगा प्रॉपरली, नहीं तो पेन बहुत होता है। ये तो हमने सुना है, जब टैटू लगाया जाता है उस समय गोदा जाता है, काफ़ी पेन होता है। चलिए देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। Along with going to a licensed and reputable tattoo artist, you need to take care of your new tattoo at home. यहाँ तक कि आपको जो टैटू आर्टिस्ट के पास जाना चाहिए वो भी एक लाइसेंस्ड और रेप्यूटेड टैटू आर्टिस्ट होना चाहिए। कोई अगर अनाड़ी होगा तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर न्यू टैटू एट होम। ये भी हमें समझ में आ रहा है काफ़ी हद तक, ये तो हम इन्फर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास। 5-6 स्टेटमेंट्स और हैं, देखते हैं। Some websites claim that coconut oil keeps the skin under your tattoo moist and protects against infections. कुछ वेबसाइट्स ये तक क्लेम करती हैं कि अगर आप नारियल का तेल लगाएंगे अपने स्किन के अंदर तो आपको जो टैटू से जो प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं होगी, वो मॉइस्ट रहेगा और आपको इन्फेक्शन से दूर रखेगा। चलिए, एक तरीके की एक्स्ट्रा एडेड इन्फॉर्मेशन मिली है हमको जो कि हेल्पफुल है। A tattoo that isn't properly cared for can get infected or have allergic reaction. ये तो हमने पहले ही अपने स्टेटमेंट में भी देखा, पैसेज में भी ये चीज़ देखी कि एलर्जी हो सकती हैं, आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्कारिंग हो सकती है। टैटू आर्टिस्ट मस्ट प्रोवाइड आफ्टर केयर इंस्ट्रक्शन टू देयर कस्टमर्स। ये तो एक तरीके का कोर्स ऑफ एक्शन दिखता है हमें कि टैटू आर्टिस्ट को हमेशा अपने कस्टमर्स को कुछ आफ्टर केयर इंस्ट्रक्शन देने चाहिए। वो तो बिल्कुल देने चाहिए ताकि वो अपने टैटू का ध्यान रख सकें। हो सकता है सबको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं पता हो, तो टैटू आर्टिस्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको आफ्टर केयर इंस्ट्रक्शंस दे। चलिए देखते हैं और क्या दिया है। आफ्टर केयर ऑफ द टैटू इज रिक्वायर्ड एज सून एज द टैटू इज डन। बिल्कुल मेडिकल प्रोसीजर कर रहे थे, इन्फेक्शन हो सकता है, आपने कट ओपन की है स्किन, तो हमें आफ्टर केयर तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल ये तो बिल्कुल क्लियर लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये तो पैसेज भी बताता है कि आपने अगर ऐसा नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है इन्फेक्शंस की। लास्ट ऑप्शन देखते हैं। फिगरिंग आउट हाउ टू केयर फॉर योर टैटू कैन बी ट्रिकी एज इट इज अ मेडिकल प्रोसीजर टू लीडिंग टू इन्फेक्शंस ऑन योर डिजीज। बिल्कुल क्लियरली ये तो हमने समझा था, पहले ही पैसेज में चीज़ हम देख चुके थे, समझ चुके थे। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है और अब हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। चलिए देखते हैं बहुत तेजी से क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल रीजंस टू केयर फॉर योर टैटू। अब ये जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी इसमें आपको ये चीज़ बतानी है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो ये कहते हैं कि आप अपने टैटू का ध्यान रखें और उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रॉपर रीज़न वो हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा इसमें से रीज़न हो सकता है कि हमको अपने टैटू का केयर करना चाहिए। सॉरी, मैं यहाँ से पहले क्लियर कर लेता हूँ, पीछे चलते हैं। क्या पहला स्टेटमेंट क्या वो रीजन हो सकता है? क्या ये वो रीजन हो सकता है? केयरिंग फॉर योर टैटू कैन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू योर स्किन एंड इंश्योर दैट द टैटू हील्स प्रॉपरली। क्या वो ये एक रीजन है कि हमें अपने टैटू की केयर करनी चाहिए? बिल्कुल क्लियर रीजन है, यहाँ दिखता भी है और यहाँ पहला शुरुआत ही इन्होंने इको कर दिया कि केयरिंग फॉर योर टैटू कैन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। तो इट इज अ वेरी गुड रीजन दैट वी हैव टू केयर फॉर आवर टैटू, that we should prevent complications which can be related to our skin especially in the infections and the scarring, और उसके बाद हमें अपने टैटू को भी हील करना है। तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट रीजन है, वन स्टेटमेंट वन एकदम परफेक्ट रीजन दिखता है कि हमें अपने टैटू की केयर करनी चाहिए। ठीक है, along with going to a licensed and reputable tattoo artist you need to take care of your new tattoo at home। क्या वो रीजन है? यहाँ तो एक तरीके का कोर्स ऑफ एक्शन था, यहाँ बताने की कोशिश की गई थी कि हमें टेक केयर करना है और साथ ही साथ एक रेपुटेबल और लाइसेंस टैटू आर्टिस्ट के पास भी जाना है। तो यहाँ दो बातें हैं, दोनों को हम बकेट लिस्ट में हम डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक ये पॉइंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक अच्छा रीज़न दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिखता है यहाँ पे क्लियर रीज़न, तो फिलहाल अभी इसको बकेट लिस्ट में डल के चलते हैं। वन तो हमारा क्लियर आंसर है, बिल्कुल दिखता है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है तो थोड़ा फेज आउट करने में मुश्किल हो सकती है। अब यहाँ पर तो एक सजेशन है एक तरीके का, तो इसको भी मैं रीजन की श्रेणी से हटा सकता हूँ क्योंकि यहाँ कोकोनट ऑयल की बात की गई थी। और यहाँ पर एक बताया है कि अगर हमने टैटू की केयर नहीं करी तो हम इन्फेक्टेड और एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, तो ये भी एक अच्छा रीजन है, बिल्कुल क्लियर अच्छा रीजन हो सकता है। तो फोर्थ भी हम अपने बकेट लिस्ट में डाल सकते हैं, 1 और 4 को हम अपने बकेट लिस्ट में डाल सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पर फिफ्थ जो है वो एक रीजन नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर भी एक कोर्स ऑफ एक्शन दिखता है हमें, तो इसको भी हम हटा सकते हैं। सिक्स्थ देखते हैं, आफ्टर केयर ऑफ द टैटू इज रिक्वायर्ड एज सून एज द टैटू इज डन। काफी हद तक ये भी एक अच्छा रीजन हो सकता है कि हमें टैटू की केयर क्यों करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो एक तरीके का इंस्ट्रक्शन है फिर से, तो रीजन की श्रेणी में इसको नहीं डाल सकते फॉर टाइम बीइंग, तो इसको भी मैं रिजेक्ट करूंगा। चलिए लास्ट ऑप्शन देखते हैं, फिगरिंग आउट हाउ टू केयर फॉर योर टैटू कैन बी ट्रिकी एज इट इज अ मेडिकल प्रोसीजर। ये तो एक तरीके का इन्फ्रेंस है, क्लियरली इन्फ्रेंस दिखता है मुझे, रीजन तो नहीं दिखता। तो 1 और 4 काफी हद तक अच्छे आंसर दिखते हैं, बिल्कुल क्लियर आंसर दिखते हैं। क्या हमें यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए मांगा गया है 1 और 2 नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास 1 और 4 बहुत ही बेटर आंसर्स थे। 2 को मैंने बकेट लिस्ट में रखा था, तो फिलहाल 1 और 2 तो नहीं रख सकते क्योंकि 4 यहाँ नहीं है। चलिए बी देख लेते हैं, 2 और 3 नहीं हो सकते, 3 और 4 हो सकता है बट 3 नहीं हो सकता। ऑप्शन डी कहता है 1 और 4, काफी लाइकली आंसर है ये हमारा। और ऑप्शन ई कहता है 1, 2 और 4, बट 2 में मैंने बताया था आपको कि कुछ कंफ्यूजन है, आधी चीज तो समझ में आती है लेकिन आधी बिल्कुल नहीं समझ में आती। बहुत से लोग ई पे भी टिक करेंगे, बट अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 1 और 4 क्लियर आंसर्स हैं, और इसीलिए मेरे हिसाब से 2 को हम फिलहाल फॉर टाइम बिंग ड्रॉप कर सकते हैं एज अ बकेट लिस्ट में, क्योंकि वहाँ 2 अलग अलग बातें थी, एक परफेक्ट रीजन नहीं था। ठीक है, हम पर रिजेक्ट करने के लिए बहुत ही कम स्कोप था, पर हम उसको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, और ऑप्शन डी को सही आंसर मानेंगे। इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप पढ़ सकते हैं कि क्यों 2 को हमने आंसर में नहीं रखा है। बिकॉज 2 इज अ पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, उसके अंदर एक एलिमेंट है कोर्स ऑफ एक्शन का। हाफ तो वो समझाता था कि क्यों हमें केयर करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बाकी पोर्शन में पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन को रखा। इसका सोल्यूशन आप पढ़ सकते हैं पॉज करके, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अब यहाँ से इन्फ्रेंस भी पूछा गया है, तो हमने इन्फ्रेंस देखे थे, हमें 6th तो बिल्कुल क्लियर इन्फ्रेंस दिखा था, जो लास्ट हमारा जो ऑप्शन था वो हमें क्लियर इन्फ्रेंस के श्रेणी में दिखा था। और हमें क्या इन्फ्रेंस दिखा था वो भी देख लेते हैं। बिल्कुल हमें 7th जो था वो क्लियर इन्फ्रेंस दिखा था, क्योंकि हमने वहां पर पैसेज में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि मेडिकल प्रोसीजर होने की वजह से इट इज़ अ वेरी ट्रिकी टास्क और हमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी थी। और क्या इन्फ्रेंसेस हो सकते हैं? देखिए 1 और 4 तो रीजन है, ये तो समझ में आ चुका था, और बाकी सारी बहुत सारी चीजें हमने देखी वो एक तरीके की कोर्स ऑफ एक्शंस थे। जैसे 5th भी एक कोर्स ऑफ एक्शन था, 4 एक रीजन था,
ठीक है, और ये भी एक और तरीके का कोर्स ऑफ एक्शन है, तो ये मेरे आंसर्स एज एन इन्फ्रेंस तो नहीं हो सकते। लेकिन सिक्स्थ एक ऐसा ऑप्शन है, देखिए आप देख सकते हो, आफ्टर केयर ऑफ द टैटू इज रिक्वायर्ड एज सुन एज द टैटू इज डन, ये हम बिल्कुल क्लियर इन्फर कर सकते थे क्योंकि ये एक मेडिकल प्रोसीजर है, वहां पर इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हो इन्फरेंस दिखेगा आपको इसके अंदर। तो सिक्स्थ और सेवंथ बिल्कुल क्लियर इन्फरेंसेस की श्रेणी में जाएंगे, तो इसीलिए मैं इनको सिलेक्ट करूंगा एज आंसर्स अगर मुझे कहीं ये दिख गए तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या पूछे गए थे। 1 and 2 नहीं हो सकते, 2 and 3 नहीं हो सकते, 3 and 4 नहीं हो सकते, ऑप्शन डी 5 and 1 नहीं हो सकते क्योंकि 1 जो है क्लियर रीजन है। हाँ, 6 और 7 मैंने आपसे बताया एकदम क्लियर आंसर होगा, इसका सोल्यूशन भी आप यहां देख सकते हैं, क्लियर सोल्यूशन यहां मिलेगा आपको। ये इसका रीजन भी दिया है कि क्यों ऐसा होना चाहिए, क्यों ये एज अ क्लियर इन्फ्रेंस हमें दिखते हैं, वहां से हम डिड्यूस कर सकते थे इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। ये भी काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, यहां पर भी थोड़ा सा लेंथी पैसेज है, आप देख सकते हैं। द पैंडेमिक इज अनआर्ग्यूमेबली द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल ग्लोबल इवेंट ऑफ 2020। ये तो हमें पता है, ये हमने देखा है कि पैंडेमिक जो है ऑब्वियसली 2020 का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंशियल ग्लोबल इवेंट रहा है क्योंकि इसने बहुत सारी चीजों को इफेक्ट किया है। A risk publicly anticipated as recently as 2019 by US intelligence, और 2019 में यूएस इंटेलिजेंस ने इसको एक रिस्क माना था, ठीक है। The impact won't be limited to a year, it will cascade over at least the next decade, यानी अगले 10 साल तक इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। Some challenges were already underway, such as the digitization of the society. The pandemic brought home the cost of historical failures, सच एज निगलेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स। ये भी हमने देखा, हमने पब्लिक हेल्थ सिस्टम में जितना निगलेक्ट किया था उसकी सारी प्रॉब्लम हमें दिखी पैंडेमिक के दौरान। कितने हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस कम पड़ गए थे, कितने हॉस्पिटल्स कम पड़ गए थे, तो हमें होटल्स को भी क्वारंटाइन जोन बनाने पड़े, और ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। फाइनली द इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टू द शॉक वॉज अ कंबाइंड फिजिकल एंड मॉनेटरी स्टिमुलस ऑफ ऑलमोस्ट $20 trillion, विच with unforeseen consequence lurking in the shadows। ऑब्वियसली यहाँ पर हमें इकोनॉमिक और मॉनेटरी स्टिमुलस की आवश्यकता थी, जिसको दिया भी गया, इकोनॉमिक रिस्पांस एक तरीके से दिया गया, काफ़ी हद तक लगभग $20 trillion की मदद की गई है। लोग अलग अलग कंट्रीज में मॉनेटरी हेल्प पाए हैं, उनको हेल्प मिली है गवर्नमेंट द्वारा। तो ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की गई ऑथर द्वारा कि पैंडेमिक से क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने देखने को मिली हैं। चलिए देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन हमें नेक्स्ट दी गई है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये क्योंकि यहाँ हमें अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा चलाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ऑलमोस्ट 1.76 मिलियन हैव डाइड एंड ऑलमोस्ट 80 मिलियन केसेस हैव बीन कंफर्म ड्यू टू द पैंडेमिक। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और हमें ये बताती है कि पैंडेमिक की वजह से कितने लोग अभी तक मर चुके हैं और कितने केसेस कंफर्म हो चुके हैं। लॉकडाउन एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग क्रिपल्ड द ग्लोबल इकोनॉमी, ये तो हमें पता है, ये तो हमें अपने इमोशनल सेंस से भी पता है और इसको हम बैक ऑफ माइंड में लेके चल सकते हैं। द जियोपॉलिटिकल राइवलरी बिटवीन द यूएस एंड चाइना शार्पेंड विद द पैंडेमिक, और काफ़ी हद तक हमें वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी जब हम पैंडेमिक के बारे में पढ़ रहे थे, तो ग्लोबल इवेंट की बात करी गई थी वहाँ पर कि एक ऐसा कॉन्सिक्वेंशियल ग्लोबल इवेंट हुआ है जिसकी वजह से बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। और हमने ये देखा भी था, इमोशनल सेंस से पता है कि यूएस और चाइना के बीच में राइवलरी बढ़ी पैंडेमिक के दौरान, ब्लेम गेम चल रहा था। हालांकि कहीं पर भी इंफॉर्मेशन कहीं दी नहीं गई है, अब हमें यहाँ पर सब टोटल इमेजिनेशन पर आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या बताया गया है। द पैंडेमिक मार्क्स द एंड ऑफ द पोस्ट कोल्ड वॉर फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, चलिए देखते हैं। एंड द ह्यूमन एंड फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ द पैंडेमिक हैज बीन ह्यूज एंड द क्यूमुलेटिव डैमेज विल कंटिन्यू फॉर ईयर्स टू कम। ये तो हमने समझ में आ गई थी, 10 साल तक की प्रॉब्लम है, ये तो हमने समझ लिया है, अभी पैसेज में भी इंफॉर्मेशन दिया गया था। क्लाइमेट चेंज नीड्स ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज, हालांकि क्लाइमेट चेंज के बारे में कोई बात नहीं हुई थी पैसेज में, पर यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो चलिए इसको भी हम फॉर टाइम बिंग कंसिडर करके आगे बढ़ सकते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप किसकी दिखती है आपको, क्या 1 इज द कॉज है एंड 3 इज इट्स इफेक्ट, क्या ऐसा दिखा आपको, क्या 1 कॉज है और 3 उसका इफेक्ट है? चलिए देखते हैं, क्या 1 कॉज है और 3 उसका इफेक्ट है? जी नहीं, ऐसा हमें वहाँ डायरेक्ट कोई कॉन्सिक्वेंस दिखता है क्या दोनों के बीच में, क्या कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप मिल रहा है आपको जब ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि 1.76 बिलियन पीपल मर चुके हैं, 80 मिलियन केसेस कंफर्म हो गए, इसी वजह से क्या चाइना और यूएस के बीच में जियोपॉलिटिकल राइवलरी क्रिएट हो गई है? क्या ऐसा कोई परफेक्ट कॉजल रिलेशनशिप मिल रहा? हो सकता है कोई
कोई एक डिस्टेंस रिमोट कॉज इफेक्ट हो, लेकिन कोई प्रॉक्सिमेट कॉज इफेक्ट तो नहीं दिखता है यहाँ से बिल्कुल। तो इसको मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ एज एन आंसर, बिल्कुल नहीं दिखा मुझे। अब देखते हैं, पूछा गया है 1, 2 एंड 3 आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। क्या ऐसा है क्या? चलिए देखते हैं। देखिए ये तो हमें पता था कि स्टेटमेंट 1, पैंडेमिक की वजह से बहुत से लोग मर चुके हैं और बहुत से लोगों को कंफर्म हो चुका है कोरोना। सेकंड बोलता है लॉकडाउन एंड फिजिकल डिस्टेंस बिल्कुल हुआ है, पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन भी हुआ है। क्या जियोपॉलिटिकल राइवलरी बढ़ी है यूएस और चाइना के बीच में? बिल्कुल बढ़ी है पैंडेमिक की वजह से। क्या ये सब इफेक्ट्स हैं किसी पर्टिकुलर कॉमन कॉज के? बिल्कुल पैंडेमिक के इफेक्ट्स हैं, ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं। तो हम काफी हद तक बकेट लिस्ट में इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसको रख सकते हैं, ऑप्शन बी। और देखते हैं क्या बाकी भी क्वेश्चंस रिजेक्ट हो जाते हैं, क्या बाकी ऑप्शंस में भी कोई दम है क्या? 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेज। जी नहीं, हमने देखा है 1 and 2 आर कॉमन इफेक्ट्स ऑफ सम पर्टिकुलर कॉमन कॉज, वो तो हमने देख लिया पैंडेमिक, तो इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन डी देखते हैं, 2, 3 एंड 6 आर दी कॉजेज एंड 1 इज इफेक्ट। क्या ऐसा कुछ हुआ है? क्या 2, 3, 6 की वजह से वो एक पर्टिकुलर कॉज बना है और फिर 1 इज इफेक्ट है? नहीं, हमने क्लियरली देखा कि 1, 2 और 3 आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। 1 इज द कॉज एंड 2 एंड 3 एंड 6 आर द इफेक्ट्स, बिल्कुल भी नहीं। ये सारे के सारे आप रिजेक्ट कर सकते हैं। क्लियरली आप देख सकते हैं क्या रीजंस बनेंगे जिनकी वजह से मैंने इनको रिजेक्ट कर दिया है, और बी एकदम क्लियर आंसर दिखेगा हमें, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर पैंडेमिक की वजह से सारे कुछ इफेक्ट होते हुए दिख रहे हैं हमें। चलिए ठीक है, इसका अगर सॉल्यूशन आपको चाहिए तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसको भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखेंगे, इसी से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द पैसेज। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि एज अ कंक्लूजन हमें दिखता है ओवरऑल पैसेज का, जो भी अभी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी। क्या सिर्फ 3 दिखता है, क्या सिर्फ 4 दिखता है, या 3 और 4 दोनों दिखते हैं, या सिर्फ 5 दिखता है, या बोथ 1 एंड 2 दिखते हैं? तो चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। पीछे चलेंगे और स्टेटमेंट्स देखेंगे फिर से। जी हाँ, अब यहां से हम स्टेटमेंट फिर से देख सकते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो पूरे पैसेज का कंक्लूजन आपको दिखेगा? काफी हद तक हमें ये जो दिखा है वो एक तरीके का एक इफेक्ट है, ये तो हमने देख लिया, ये भी एक इफेक्ट है ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 भी एक इफेक्ट है, ये भी हमने देखा। क्या ऑप्शन 4 एक पर्टिकुलर कंक्लूजन के रूप में दिखता है आपको? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने पोस्ट वॉर कोल्ड वॉर फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात कर दी, जो कि काफी एक्सटेंसिव टू द पैसेज है, काफी बाहर निकल जाता है पैसेज से। ये पूरे पैसेज को, सारे प्रीमाइसेस को एक तरीके से समअप नहीं करता है। अगर ये कंक्लूजन है और ये सारे के सारे प्रीमाइसेस हैं, तो मुझे वो मुट्ठी बनती हुई दिखनी चाहिए, पर वो मुझे नहीं दिखी है अभी तक। क्या 5th में ऐसा दिखता है? द ह्यूमन एंड द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ द पैंडेमिक हैज बीन ह्यूज एंड द क्यूमुलेटिव डैमेज विल कंटिन्यू फॉर ईयर्स टू कम। काफी हद तक ये हमारा क्लियर आंसर दिखता है, काफी हद तक ये हमें कंक्लूड एज अ कंक्लूजन बताता है, पूरे पैसेज का सार बताता है। क्योंकि हमने देखा है कि ह्यूमन कॉस्ट भी रही है पैंडेमिक में, फाइनेंशियल कॉस्ट भी रही है, इकोनॉमिकली हम वीकन हुए हैं और हेल्थ क्राइसिस भी क्रिएट हुई है। तो इसलिए क्यूमुलेटिव डैमेज है वो बहुत सालों तक रहेगा, ये भी हमने इन्फर किया था वहां से जब ये बात बताई थी कि पूरे डेकेड तक ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट दिखाएगा। तो बहुत अच्छा समअप करता है। अगर हम यहाँ देयरफॉर लगा दें, देयरफॉर द ह्यूमन एंड द फाइनेंशियल कॉस्ट, तो हमारा आंसर क्लियर दिखता है हमें। चलिए 6th भी देखते हैं, द क्लाइमेट चेंज नीड्स ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज। क्या ऐसा है? जी नहीं, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ स्कोप बात थी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के बारे में पैसेज कुछ भी नहीं कह रहा था। तो 5th बिल्कुल क्लियर कंक्लूजन दिखता है हमें। अगर हम यहाँ से क्लियर करें और ऑप्शंस की तरफ बढ़े तो हमें दिखेगा कि ऑप्शन डी जो था वो एकदम क्लियर आंसर था। ठीक है, इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं ऑप्शन डी। इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और हम बढ़ेंगे आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, मॉडरेट क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पैसेज दिया है, पहले हम क्लियर कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस आपके सामने हैं और हम पैसेज पढ़ेंगे। 2020 was the year of a big state and a bleak year for individual freedom. Today, the state can constrain fundamental freedoms and personal liberty in unprecedented ways. 2020 एक ऐसा साल रहा है जहां पर स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे फ्रीडम्स को कर्ब कर दिया गया, लोगों को लॉकडाउन में बिठा दिया गया और लोगों की आवाज़ों को दबाया भी गया।
लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हमने देखा पूरी दुनिया में। और बिग स्टेट की बात क्यों हो रही, क्योंकि स्टेट के अंडर में सब कुछ चला गया था, पुलिस रूल हो गया था एक तरीके से। लॉकडाउन में हमने देखा भी पुलिस पूरा कंट्रोल कर रही थी, आपके मूवमेंट्स को कर्ब कर दिया गया था, आप बाहर नहीं निकल सकते थे। पैंडेमिक के दौरान जो एपिडेमिक एक्ट है वो हर तरफ चल रही थी, सेक्शन 144 भी लगा हुआ था। तो टुडे द स्टेट कैन कंस्ट्रेन फंडामेंटल फ्रीडम्स एंड पर्सनल लिबर्टी इन अनप्रेसिडेंटेड वेज। उनके पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे आपके जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं और जो पर्सनल लिबर्टी है उसको कर्ब कर सकता है वो। In March, India slammed down what has been described as one of the world's harshest lockdowns. The economy collapsed. Millions of migrant workers took to the streets to walk thousands of the miles home. ये ऑथर ने क्लियरली बताया है कि क्या क्या हार्श लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं। इकोनॉमी में कोलैप्स आ गया, माइग्रेंट वर्कर्स को रास्तों पे चलते हुए थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अपने घर पहुंचना पड़ा। There is no uncertainty, however, on the fact that the overwhelming state power is now intruding into and controlling our lives. बिल्कुल स्टेट हमारे पूरे तरीके से अगर देखा जाए, हम स्टेट कंट्रोल्ड है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। इस समय स्टेट पावर हमारे ऊपर पूरी तरीके से ओवरवेल्म हो चुका है और हमारी ज़िंदगी में पूरी तरीके से एंट्री हो चुकी है उसकी। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। ये तो हमें सार समझ में आ गया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो हमें ध्यान से पढ़नी होगी। द एंटी टेरर UAPA लॉ हैज़ बीन यूज्ड against students and civil liberties campaigners in a manner that defies due process of law. UP's prohibition of unlawful conversion of religions ordinance 2020 or love jihad is taking a horrendous toll on citizens' personal freedom. ये सारे एक तरीके के इंस्टेंसेस हैं जो इस तरीके के पर्टिकुलर पैसेज को काफ़ी हद तक स्ट्रेंथन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जो एंटी टेरर UAPA लॉ है वो स्टूडेंट्स के खिलाफ यूज़ किया गया है और सिविल लिबर्टीज़ को किसी तरीके से आप देखा जाए तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जाके डिफाई कर दिया गया है। और ऐसे ही जो अब ये जो लव जिहाद वाला जो ऑर्डिनेंस पास किया गया है अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, वो भी काफ़ी हद तक पर्सनल फ्रीडम को हमारे कर्ब कर रहा है। थर्ड कहता है सिटीजन्स राइट टू पर्सनल फूड चॉइसेस ऑल्सो अंडर थ्रेट फ्रॉम स्टेट पुलिसिंग। महाराष्ट्र हैज़ ऑलरेडी पास्ड एंटी काउ स्लाउटर लॉज। आप एक तरीके से किसी की पर्सनल फ्रीडम ऑफ चॉइस है फूड, उस पर भी आप अब लॉ बनाने जा रहे हैं। काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है हमारे पैसेज को। इन अ हेल्थ इमरजेंसी एंड इकोनॉमिक डाउनटर्न डेमोक्रेटिक डिबेट एंड फ्री स्पीचेज आर वाइटल फॉर सिटीजन्स टू एक्सप्रेस देयर ग्रीवेंसेज एंड नीड्स। एक हेल्थ इमरजेंसी या इकोनॉमिक डाउनटर्न के दौरान डेमोक्रेटिक डिबेट होना बहुत ज़रूरी है, फ्री स्पीच होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी ग्रीवेंसेज और नीड्स को बता सकें। एक तरीके का कोर्स ऑफ एक्शन है, दिखता है हमें क्लियरली। ड्यूरिंग अ हेल्थ क्राइसिस पैनिक स्ट्रिकन सिटीजन्स कैन ईजिली गिव अप ऑन देयर पर्सनल फ्रीडम। और जब इस तरीके की ये हेल्थ क्राइसिस ये पैंडेमिक में दौरान हुई है, वहाँ पर सिटीजन्स हो सकता है अपने पर्सनल फ्रीडम को खुद ही गिव अप कर दें। और वो हमने देखा भी, लोग लॉकडाउन को मान रहे थे, घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। स्टेट यूज्ड हार्श वेज ऑफ स्लैमिंग द लॉकडाउन ऑन द पीपल, पुशिंग सिटीजन्स टू द ब्रिंक ऑफ देयर इंडिविजुअल फ्रीडम। और ये एक तरीके का इंस्टेंस फिर से बताया गया है कि लॉकडाउन का इस्तेमाल किया स्टेट ने बहुत ही हार्श तरीके से, ताकि लोग अपने इंडिविजुअल फ्रीडम को भूल जाएं और अपने घरों के अंदर ही रहें। हालांकि 1, 2 और 3 तो काफ़ी हद तक क्लियर स्ट्रेंथन कर रहे थे, क्लियर सपोर्ट कर रहे थे, और बाकी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन थी, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में दिखी हैं हमको अभी तक। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। बिल्कुल स्ट्रेंथनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, सवाल मेरे ही द्वारा बनाया गया है, तो मैं बहुत हद तक आपको हिंट भी दे देता हूँ। चलिए क्या होगा, ऑप्शन आंसर बिल्कुल क्लियर होगा। 1, 2 और 3 जहाँ भी दिखेंगे उसको आप टिक करेंगे। तो ये ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल। और बाकी को आप रिजेक्ट कर सकते हैं फॉर टाइम बिंग। इसका सोल्यूशन फिर ये रहा आपके सामने, और इसको आप क्लियरली पढ़ सकते हैं। और क्यों 6th नहीं है, वो एक क्लियर इन्फ्रेंस है फ्रॉम द पैसेज, वो हमने देखा, इको हो रही थी सारी चीज़ें उसके अंदर। इसी के साथ मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल, और हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया हो, कुछ समझा हो, आपने कुछ पढ़ा हो, और क्रिटिकल रीजनिंग कितना आसान है ये समझ सकते हैं अब आप। आई होप आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। टिल देन मेरी तरफ से जय हिंद।